आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आज हम मोशन का एपिसोड 2 पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेवल जो होगा थोड़ा ऊपर होंगे, मतलब मेरा पहला जो एपिसोड 1 था उससे थोड़ा ऊपर, मीडियम मान के चलो। मोशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैं आ जाता हूँ। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है इन फिजिक्स? ये बायोलॉजी का मोशन नहीं है, ये याद रखना। इन फिजिक्स, मैं फिजिक्स लिख देता हूँ। मोशन is a phenomenon in which an object change its position over time। यहाँ तक क्लास 8 में भी था, जो आप लोग मोशन को डिफाइन करते थे। इधर थोड़ा सा ऐड हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट is defined as motion। तो हम जो क्लास 9 में जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के साथ साथ चेंज होता है, जैसे मेरा ये टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हुआ, तो इसको मोशन बोलते हैं। क्लास 9 में आके, इवन 9 से आगे भी जाके 9, 10, 11, 12 फॉर द स्टडी फिजिक्स का, तब आपको इधर आया कि विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट आपको जुड़ गया। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या है वो एक बार बता देता हूँ। जैसे आपका स्कूल है, एंड दो बच्चे, नंबर 1 विवेक एंड स्वाति, दो बच्चे। विवेक कह रहे हैं कि मैं 5 मीटर डिस्टेंस पे स्कूल से खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट है स्कूल। स्वाति कह रही है कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस पे, स्कूल से 10 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली इन द बोथ केसेस रेफरेंस पॉइंट इज स्कूल। ये जो स्कूल है ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा। तो अगर आप क्लास 9 में आके इस रेफरेंस पॉइंट को मेंशन नहीं करोगे तो मोशन का जो डेफिनेशन होगा वो डिफाइन ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली ये होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो टाइम के साथ साथ 5 मीटर मतलब कुछ टाइम उनको लगेगा स्कूल पहुंचने में। इवन स्वाति को भी कुछ टाइम लग जाएगी स्कूल पहुंचने के लिए। दैट्स इट। तो हमेशा याद रखना रेफरेंस पॉइंट मैंडेटरी है मोशन को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, जनरली मोशन 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, जो हम क्लास 9 में सिर्फ लीनियर मोशन के ऊपर ही स्टडी करेंगे। इसके बाहर कुछ भी स्टडी नहीं होगा, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। और जो 4 है, नंबर 2 ऑसिलेटरी मोशन, नंबर 3 रोटेटरी मोशन, एंड नंबर 4 पीरियोडिक मोशन। आपको क्लास 9 में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में बताया जाएगा। ये जो ऑसिलेटरी मोशन
और उसके साथ-साथ रोटेटरी पीरियोडिक मोशन ये इंक्लूडेड नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन का जो एग्ज़ाम्पल आएगा और ऑसिलेटाइज़ेशन का मैं एक बार सिंपली बता देता हूँ। रोटेटरी मोशन का अर्थ का जो रोटेशन है इस उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं, जो हमारे क्लास 9 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अर्थ खुद के एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ, ये एक्सिस है इनका अर्थ का, इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन होता है अर्थ का, तो इस मोशन को हम बोलते हैं अराउंड सन, तो इस रोटेशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपके पास कोई साउंड सिस्टम है, सितार गिटार जो देखे हो, उनका जो कॉर्ड होगा वो एक सर्टेन इंटरवल टाइम के बाद वो वापस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। वो भी हमारे क्लास 9 में इंक्लूडेड नहीं है। पीरियोडिक मोशन एक टाइम इंटरवल के, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन होता है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है, उस फिक्स टाइम इंटरवल में जो मोशन हमें दिखाई में देती है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये तीनों मोशन के ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीनियर मोशन के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। लीनियर मोशन में दो टाइप के मोशन है, इसको अगर वन, तो वन का पार्ट वन एंड टू, एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, और टू है कर्वीलिनियर। क्लास 9 में मेरे ए दोनों ही इंक्लूडेड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसको ही हम अच्छे से पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्लास में हमें अपग्रेडेशन होता जाएगा, वैसे वैसे हम बाकी ये जो 3 मैंने लिखा था उसके ऊपर उसके बारे में जानेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन आई मीन आप ये एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस में डिफाइन करता हूँ। ये जो मोशन है, द पॉइंट इज ए, एन ऑब्जेक्ट start moving from A to B. Point is B. This type of motion is called straight line motion. आपको देख के समझ में आ रही है? कर्वीलिनियर मोशन इस टाइप का मोशन हो सकते हैं, कोई भी कार्ड ले सकते हो, इस टाइप का कार्ड, ये भी कर्वीलिनियर मोशन में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये भी कर्वीलिनियर मोशन में आ सकता है। ये दोनों मोशन के ऊपर ही हमें डिस्कशन करना है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, किस टाइप के स्ट्रेट लाइन मोशन है, और क्लास 9th में हम स्ट्रेट लाइन में से क्या क्या डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन ए आ जाएगा, इसको ए से मैंने डिफाइन किया। बी से मैंने डिफाइन किया टू डायमेंशनल मोशन, एंड सी जो होगा थ्री डायमेंशनल मोशन। जो चीज़ हम इधर लिखेंगे, मैं जो चीज़ को इधर लिखूंगा, समझ लेना वो हमारे क्लास 9 में स्टडी में नहीं है। क्लास 9 में सिर्फ मुझे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल फर्दर स्टडी में आप जब जाओगे फिजिक्स का, तब पढ़ना है। एक्चुअली मोशन एक बहुत बड़ा मोशन का, आप सिर्फ जस्ट शुरुआत कर रहे हो, एक वास्ट सिलेबस है। क्लास 11-12 के बाद यही मोशन का कॉन्सेप्ट जाके आपको क्लासिकल फिजिक्स में ले जाएगा, और उसी क्लासिकल फिजिक्स एंड उसके बाद फिर और एक चीज़ क्वांटम फिजिक्स आ जाएगा। जो आपने बोस आइंस्टाइन का जो नाम सुने, बोस, एस.एन. बोस एंड आइंस्टाइन का जो थ्योरी, वो क्वांटम में आ जाती है। क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ आएंगे, तब थ्री डायमेंशनल जो मोशन मैंने लिखा था सब कुछ आएंगे। बट अभी फिलहाल क्लास 9 की शुरुआत में ये थ्री डायमेंशनल को एकदम नहीं देखना है। आप सिर्फ और सिर्फ इस दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है, मैंने पहले ही जो बताया, एक्स एक्सिस,
सिर्फ इतना याद रखो, सिंपल, और कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन, वन एक्सिस, दिस वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। ये हो गया मेरा टू डायमेंशनल बाई, ये अगर वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल क्यों है? ये मेरा स्टेट था तो एक्स एक्सिस था, ये भी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा। एंड ए जो है ये वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसका आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा ए आ जाएगा एक्स एक्सिस, ए मेरा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको अगर मैं बाहर इधर लेके के बनाऊं तो कैसे बन जाएगी? ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड इसको इधर खींच लिए तो जेड एक्सिस। तो थ्री डायमेंशनल का डायग्राम ये आएगा। लेकिन हम क्लास 9 में पढ़ेंगे सिर्फ टू डायमेंशनल एंड वन डायमेंशनल। अब मैं इधर से सीधा जाऊंगा और जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजों का, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एक्चुअली पाथ लेंथ। अगर मैं डिस्टेंस को एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्टली एक पाथ लेंथ को डिफाइन करते हैं। कैसे? डेफिनेशन को ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस is defined as the magnitude of the length of the path from initial point to final point। बहुत गौर से देखना, मैंने डेफिनेशन को ऐसे लिखा कि इससे सारी चीज समझ में आ जाए। थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि थोड़ा टफ कर दिया मैंने डेफिनेशन को। पाथ लेंथ तक तो ठीक था, लेंथ ऑफ द पाथ ये तो समझ में आ जाता है कि लेंथ ऑफ द पाथ तो सर अपने सही लिखे थे। फिर इसको ऐसे क्यों लिखा कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देखो बहुत अच्छे से समझो, बहुत इजी है। मैग्नीट्यूड जो टर्म मेरा इधर आया, ये मैग्नीट्यूड। अब ये टर्म क्यों आया? दो डेफिनेशन हमें अभी जानना चाहिए वेक्टर क्लास 9 में। व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर? बहुत अच्छे से देखना। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज अ क्वांटिटी in which have both magnitude and direction। ठीक है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन which have both magnitude and direction। दो पॉइंट के ऊपर मैंने अंडरलाइन किया। अब स्केलर में आता हूं, बाद में इसको इनके साथ कंपेयर करके समझा देता हूं। स्केलर इज अ क्वांटिटी which have, scalar is a quantity
which has only, इधर भी has कर देता हूँ, magnitude, that's it. अब ध्यान से देखो, वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि कोई भी चीज जो वेक्टर होगा उसको आपको डिफाइन करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि स्वाति एंड विवेक स्कूल से 5 मीटर दूरी पे खड़ी थी कि 5 मीटर दूरी पे विवेक खड़ा था, एंड पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट्स टाइम लगता था उन लोगों को, मान लो, और स्वाति को 10 मिनट। मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्कूल है, अब इधर विवेक, इधर स्वाति खड़ी है इधर, विवेक इधर खड़ा है। अब विवेक कह रहे हैं मैं 5 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ स्कूल से, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, स्वाति 10 मीटर दूरी पे खड़ी है। अब विवेक कह रहे हैं कि मुझे 2 मिनट्स चाहिए, स्वाति कह रही है कि मुझे 4 मिनट्स चाहिए। तो दोनों ने मोशन का जो डेफिनेशन था वो सही से बोल दिया। विवेक कह रहे हैं 5 मीटर जाने के लिए मुझे 2 मिनट चाहिए, 5 मीटर डिस्टेंस के बाद मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट वो बता रहे हैं। बट टूवर्ड्स डायरेक्शन इज मैंडेटरी। इन व्हिच डायरेक्शन? टूवर्ड्स स्कूल। तो जब आपको डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस कब आ जाता है, तब मैंने डेफिनेशन को क्या लिखा था, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ। ये जो पाथ लेंथ है, सपोज विवेक इधर खड़ा है, ठीक है, और स्वाति इधर नहीं खड़ा, इधर है, ठीक है, तब मुझे तो ये मेरा नहीं रहेगा, मान लो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अब विवेक सेम बोल रहा है कि मैं 5 मीटर डिस्टेंस पे हूं, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ये मान लो 5 मीटर। और स्वाति भी वही कह रही है कि मैं 10 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, 4 मिनट में पहुंच जाऊंगा स्कूल में। तो देखना, जब डिस्टेंस की बात आते हैं तब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर देते हैं। मतलब डिस्टेंस के टाइम पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, तो ऐसे डिफाइन कर देंगे कि 5 मीटर, और कुछ नहीं। मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट में डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट में मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। तो सिर्फ आपको 5 मीटर लिखने से डिस्टेंस 5 मीटर, तो आप एक एग्जांपल हो गया कि 5 मीटर है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट का बात आ जाता है तो आपको सिर्फ इस मैग्नीट्यूड, मतलब ये 5 मीटर दूरी पे है कि स्वाति 10 मीटर दूरी पे है, ये बोलने से नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूं डिस्प्लेसमेंट में। ये दोनों डेफिनेशन को रहने देता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? Displacement, the shortest distance, shortest path length, is defined as the shortest path length from the initial point
to final point. Displacement defines the shortest path length from the initial point to final point. बस यहाँ तक. But displacement is a vector quantity. And distance is a scalar quantity. इसलिए जब मैंने डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा, डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. मैग्नीट्यूड मैंने इधर से जाना शुरू किया, 2 किलोमीटर गया, फिर आया 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर, एंड देन यहाँ पे पहुंचा 8 किलोमीटर की 12 किलोमीटर, फिर इधर मैंने पहुंच गया. ये गौर से देखो, डायरेक्शन को देखो. तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहां से जर्नी शुरू किया, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचा, देन इस पॉइंट पे पहुंचा, देन इधर, देन इधर, 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 ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा, और ऑब्जेक्ट फाइनली जहां से स्टार्ट किया था इनिशियल पॉइंट, उस इनिशियल पॉइंट पे आके पहुंच गया. तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 + 1 3, 3 to 5, 5 5 10, 16, 16 और 7 23, 23 और 12, 23 और 12 33, 35. तो आपने डिस्टेंस लिख देंगे 35 किलोमीटर. And displacement is defined as the shortest path length from the initial point to final point. Shortest path length initial point to final point. Initial और final point का path length कितना है? जहां से start किया था ऑब्जेक्ट, ठीक वही जगह पे आके पहुंचा. तो obviously initial और final point में आके पहुंचने के कारण 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वही जगह पे वापस आ गए. तो डिस्प्लेसमेंट इज equal to 0 if the object reached at the initial point after traveling. ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर लिया, ट्रैवल के बाद आके फिर इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, वही मतलब उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तब उनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. अब और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, किस हिसाब से स्केलर और वेक्टर को किस हिसाब से दिखाया जाएगा. बहुत अच्छे से देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, यहीं पे दिखा देता हूं. सपोज someone starts from Ranchi to Delhi. ये दिल्ली है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, रांची टू दिल्ली आने के लिए फ्लाइट में डायरेक्टली रांची टू दिल्ली आ सकता था, बट उन्होंने रांची टू मुंबई पहुंचा, नेक्स्ट मुंबई टू चंडीगढ़ पहुंचा, देन चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया. तब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेंशन करोगे? रांची टू मुंबई सपोज 2000 किलोमीटर, मुंबई टू चंडीगढ़ 2000 किलोमीटर मान लो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, एंड चंडीगढ़ टू दिल्ली 250 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ. तो डिस्टेंस कितना कवर किया बंदा?
और ऑब्जेक्ट 2000 प्लस 2000 4000 4250 4250 किलोमीटर। बट उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं इधर ही करता हूं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट स्टेट दिल्ली टू रांची का जो है, जो डिस्टेंस है, मान लो दिल्ली टू रांची 1200 किलोमीटर, यही होगा इनका डिस्प्लेसमेंट। बट इसमें एक शर्त है कि आप अगर बोल दोगे कि डिस्प्लेसमेंट 1200 किलोमीटर तो ये गलत है। डेफिनेशन था मेरा, डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन मैंडेटरी है, चाहे आप क्लास 9 में यूज ना करो, लेकिन इसके बारे में एक बार जान लो कि डिस्प्लेसमेंट 1200 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली, मतलब टूवर्ड्स दिल्ली, एक डायरेक्शन आपने बता दिया। अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपने ऐसे बोलोगे टूवर्ड्स दिल्ली, इसको अगर एक्स डायरेक्शन, ये तो वाई था, ये तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है अभी, तो रांची टू दिल्ली को अगर एक्स से डिफाइन करूंगा तो वेक्टरिकली इसको जो हम डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर का साइन ए होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैप, ये जो कैप है ए कैप, कैप एक्चुअली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिर्फ ए लिखा हूं मैं, ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और वेक्टर के बारे में थोड़ा और बोल देता हूं। चाहे वो क्लास 9 में आपको बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी। वेक्टर का कॉन्सेप्ट बीच बीच में आएगी और वो आपको परेशान भी कर देंगे, क्योंकि कुछ जगह पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, आप सोचोगे क्यों मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। जैसे हमने अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करने जब जाएंगे, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्टली पूछेंगे कि मैग्नीट्यूड ए, आप सोचोगे इधर मैग्नीट्यूड का बात क्यों हो रहा है। तो मैंने कैसे डिफाइन किया, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, whereas A is a magnitude and A cap is a direction. तो रांची टू दिल्ली ये अपने डिस्टेंस तो आपको मिल गया था 4250 किलोमीटर, बट ये जो ए कैप है, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल मैंने बोला था क्लास 9 में नहीं है, बस सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ी सी ला रहा हूं। मैं फिर वापस चला जाऊंगा स्ट्रेट लाइन मोशन में। एक्स वाई जेड, तो ये मेरा एक्स आई कैप is the direction, j cap is the direction y, and the k cap is the direction to z. Now if a cap, मैंने ये दोनों को छोड़ दूं, सिर्फ x डायरेक्शन का ले लूं, तो वेक्टर x इज इक्वल टू एक्स आई कैप, जो मैंने a इज इक्वल टू ए कैप लिखा था, कैसे आया मेरा, अगर डायरेक्शन वन डायमेंशनल जो मैंने पहले शुरू किया था, वन डायमेंशनल को कंसीडर करोगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, उसके बाद आया आपका वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट
is equal to magnitude is what 1200 in the case of Ranchi to Delhi 1200 किलोमीटर जो है ये मैग्नीट्यूड इधर मैं किलोमीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करने के टाइम पे लिखना गलत है टूवर्ड्स आई कैप व्हाट इज आई कैप एक्चुअली स्ट्रेट डायरेक्शन straight way direction from Ranchi to Delhi राइट बहुत इजी है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसलिए जब भी आपसे कोई भी जगह पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लास 9 में कुछ भी पूछा जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेंगे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे इनका डिस्प्लेसमेंट बता दो क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट रांची टू दिल्ली का डिस्प्लेसमेंट बता दो तो आप बता दोगे 4250 किलोमीटर सर क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन छोड़कर आप डिस्टेंस ही बता दोगे और अगर बताया जाए कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो तो आप ऑब्वियसली बताओगे 1200 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट magnitude of displacement is equal to 1200 किलोमीटर तब आप डायरेक्शन को छोड़ दोगे सिर्फ आपसे पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड बता दो बस यहां तक अब मैं आ जाता हूं वैल्यू आई मीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है देखो डिस्टेंस के केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल यही है कि इधर राहुल का घर है अब राहुल का स्कूल यहाँ पे है ये स्कूल अब राहुल यहाँ से चलते घर से और स्कूल पहुंचते हैं तो राहुल ऐसे आया राहुल इस रूट से आ नहीं सकता स्कूल में राहुल का रास्ता जो है ऐसे आना है ये मान लो 4 किलोमीटर ये मान लो 3 किलोमीटर सपोज डायरेक्शन यही है अब आपको डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास 9 में डायरेक्शन के साथ कुछ नहीं है आप सिंपली ऐसे ही बनाओ डायरेक्शन छोड़ दो इधर आना है राहुल को 4 किलोमीटर इधर जाना है 3 किलोमीटर तब जाके स्कूल पहुंच जाएंगे तो राहुल टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 + 3 यूनिट मास्ट फिजिक्स में कोई भी चीज यूनिट छोड़ दोगे तो उस कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें आपको 0 ही मिलेगा 7 किलोमीटर तो डिस्टेंस मुझे मिल गया 7 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट according to the definition displacement is the shortest path from initial position to final position initial position is this initial point लिख देता हूं मैं and final point is this राहुल आया ऐसे बट डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे तो मुझे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए लेना पड़ेगा ऑब्वियसली ये मेरा डिस्प्लेसमेंट तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 16 + 9 25 5 तो आपको
टोटल डिस्टेंस कवर्ड 7 किलोमीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे मिल जाता है, ए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अदरवाइज आपको मेंशन करना पड़ता था, अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड बता दो तब आप बताओगे 5। अगर मैग्नीट्यूड ना पूछा जाए, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बताया जाए, तो आपको बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट इज, दिखा देता हूँ इधर, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ए मैग्नीट्यूड। बट अगर आपसे पूछा ना जाए कि मैग्नीट्यूड बताओ, सिर्फ इतना पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ए डायरेक्शन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सपोज ए नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर ये नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। और अगर आप वेक्टरिकली इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वेक्टर, अगर अब वेक्टर तो क्लास 9 में है नहीं तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वेक्टरिकली अगर रिप्रेजेंट करना था तो अपने इसको 5 आई कैप सिंपली ऐसे देने से हो जाता कि 5 जे कैप और 5 के कैप में रिजॉल्व करने के बाद जो आता उससे आपको हो जाता। बट क्लास 9 में आपको ना पूछे कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, तब आपने ऑब्वियसली आंसर के टाइम पे 5 किलोमीटर, उसके बाद टूवर्ड्स जो डायरेक्शन आपको दिखाई देगा उस डायरेक्शन में बता देना। उधर कुछ ना कुछ हिंट रहेगा डायरेक्शन का। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस भी इधर से पता चल गया। अब मैं आ जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मैं कैसे रिलेशन में लाऊंगा। देखो, तो मैंने क्या देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में है, ये ऑब्जेक्ट ए टू बी पे पहुंचा, 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये तो मैग्नीट्यूड है ही, क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट टेन किलोमीटर टूवर्ड्स बी, initial position to final position, the path length from initial position to final position, but direction marks towards V, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे, बी पोजीशन से फिर वापस ए पोजीशन पे आ गया, बैक किया ए पोजीशन में बी से, तब क्या होगा, केस नंबर ए केस था 1, अब वापस आ गया बी से डायरेक्टली इधर आ गया, डिस्टेंस is equal to 20 kilometer, and number 2, displacement is equal to 0, क्योंकि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था फिर वापस इधर ही आया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट का जो पाथ लेंथ है उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस है इधर मुझे दिखाई दे रहा है 0। मैंने ये लाइन ऐसे ही खींचा, एक्चुअली पॉइंट इसी लाइन से फिर वापस इस पॉइंट पे आएगा, हो गया। चलो इसके बाद एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है वो करा देता हूं। चलो, तो एनसीईआरटी का ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? An object moved through a distance, can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो obviously displacement zero हो सकती है, कैसे? If an object is A, if the position is A and the object is moving from A to B point, and then if it is back from B to A, on the same path,
इफ इट इज सेम पाथ, इवन कोई और भी पाथ हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में तो आप ये आपको ऐसे भी जा सकते हो, 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 तो सेम पाथ नहीं बोलना है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर से शुरू कर रहे हैं, बी पॉइंट में पहुंच रहे हैं, फिर बैक करके ए पॉइंट में पहुंच रहे हैं, ए मतलब इनिशियल पॉइंट, बी मतलब फाइनल पॉइंट। if an object moved to a distance A to B and then it's back to its initial position, A, we could find the value of displacement is equal to 0। ठीक है, तो मेरा ये मिल गया। अब मैं कर्विलिनियर मोशन बोला था, जो कर्विलिनियर मोशन को मैंने बताया नहीं। जो मोशन का लीनियर मोशन दो टाइप, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन बता दिया, लेकिन कर्विलिनियर मोशन नहीं बताया। इधर मैंने स्टार देके कर्विलिनियर मोशन को इस क्वेश्चन का आंसर में भी आप दे सकते हो, तो वो दिखा देता हूं। कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन मतलब एक कर्व होती है। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां से पॉइंट इज ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया। पाथ इज ए बी सी पे पहुंचा इस पाथ से, एंड देन डी ए यहां पे आया। तो कर्विलिनियर मोशन के टाइम पे आपको डिस्टेंस क्या मिल जाएगा? अगर मैं बताऊं कि ऑब्जेक्ट ए टू सी पॉइंट पे पहुंचा, तो इधर लिखता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट reached from A to C, distance is equal to path length A B C, I mean A B C, A path length हो जाएगा distance, and displacement is equal to shortest distance from A to B, तो displacement is equal to AC, path length of AC, path length of AC, clear? Path length of AC. Next, if the object A थ्रू B C पे पहुंचने के बाद फिर वापस A पॉइंट पे आया, when the object reached from A to initial position A to the final position also A, when the object reached after moved through when the object reached after move through C at the initial position A,
तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगा मुझे, इधर लिख देता हूं इसका। तो डिस्टेंस वहां पे जगह, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ ए बी सी, पाथ लेंथ ए बी सी प्लस पाथ लेंथ सी डी ए। सी डी ए एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट था ये, और ये ऑब्जेक्ट when the object reached after move through C at the initial point position A, यहां से शुरू करके यहाँ पे वापस आया गया था, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जीरो। तो इस कर्विलिनियर मोशन से भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अ फॉर्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर। देखो ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पता है क्लास 9 में अगर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप लोग उसको डिस्टेंस समझ लोगे, इसलिए आप इनको समझो डिस्प्लेसमेंट और उनका मैग्नीट्यूड से आंसर दो, ना कि डायरेक्शन को आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक क्लास 9 में वेक्टर उतना ज्यादा है ही नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट जानने समझने के लिए वो आपको मैंने बता दिया। तो फॉर्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। स्क्वायर बाउंड्री पहले मैंने ड्रॉ कर लिया। सपोज इनिशियल पोजीशन इज ए बी सी एंड डी। इनिशियल पोजीशन ए, बी पे गया। फॉर्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। आपको यहां से यहां तक जाने के लिए फॉर्मर को टाइम लगता है 40 सेकेंड, ऑब्वियसली ए भी 40 सेकेंड, ए भी 40 सेकेंड एंड ए भी 40 सेकेंड। अब बताया गया है फॉर्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स ऑफ 20 सेकेंड्स में कहां तक पहुंचेंगे, एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट ब्लैक से कर लेता हूं, 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, 2 टू 60, 60 प्लस 120, 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में फॉर्मर कहां पे पहुंचेंगे, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 40 सेकेंड्स में यहाँ, 80 सेकेंड्स में यहाँ, 120 सेकेंड्स में यहाँ, और 120 के बाद 140, आई मीन 20 सेकेंड्स में सपोज द पॉइंट इज ई। तो कहां तक पहुंचेंगे मुझे बताने के लिए बोला गया है। ए इज इक्वल टू हाउ मच, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनली यही पर पहुंचा, इनिशियल पोजीशन ए था, इसको ए इज अ फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए इनिशियल पोजीशन ए इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज ई। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए and final position
बी इज इक्वल टू हाउ मच? 40 सेकेंड्स में अगर एक कितना 10 मीटर का फील्ड था, स्क्वायर फील्ड, ए भी 10 मीटर, ए भी 10 मीटर, तो अगर 20 सेकेंड में कितना जाएगा? हाफ। तो ऑब्वियसली ये अगर 10 मीटर था, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो 10 मीटर का हाफ कितना होगा? 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे क्या पूछा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। ये मेरा मैग्नीट्यूड, इसको बड़ा करके लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर ए मैग्नीट्यूड। इसलिए आपको डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं हुआ, नहीं तो आपको ए डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जाता तो डिस्प्लेसमेंट के बाद 5 मीटर्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट ए, नहीं तो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, कुछ एक इंडिकेशन इस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए था, तब जाके आप इसको आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. It cannot be zero. मैं जो अभी से बता रहा था, obviously the statement is false. कैसे? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए कि डिस्प्लेसमेंट मैं कर्विलिनियर मोशन में भी दिखा दिया आपको, कर्विलिनियर मोशन में भी जीरो हो सकता है। स्टेट में अगर पॉइंट ए टू बी जा रहे हैं, कर्विलिनियर मोशन में भी जीरो दिखा दिया आपको, ए पॉइंट से शुरू करके फिर वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, फिर वापस इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट मीनिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, ऑब्वियसली जीरो होगा। इट कैन नॉट बी जीरो, ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 2 और स्ट्रेट लाइन में तो वही बताया कि ए एंड बी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन एन ऑब्जेक्ट move to A to B and then it's back to the initial position A, then the displacement is zero. The statement is completely wrong. Next, its magnitude is greater than the distance traveling by the object. Its magnitude is greater than the distance traveling by the object. Obviously false. क्यों? ये तो मैंने दिखाया था कि आपको ये जो एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया था, और एक बार दिखा देता हूँ। मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो 3-4 किलोमीटर आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट ए इनिशियल पोजीशन ए बी सी, इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर इधर आया, इधर से 3 किलोमीटर इधर आया, तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये इन रास्ते से क्यों आया? क्योंकि इधर रास्ता नहीं था, इसलिए इस रास्ते ने इन्होंने ये चूज किया, ये पाथ, क्योंकि इस पाथ से आना मुश्किल था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वो मानेगा नहीं जो रांची टू दिल्ली डायरेक्ट होगा। चाहे आप रांची से मुंबई जाओ, मुंबई से चंडीगढ़ आओ, चंडीगढ़ से राजस्थान जाओ, राजस्थान से दिल्ली आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस चाहे आपका कितना ज्यादा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट तो ही होगा रांची टू दिल्ली का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी वही है, चाहे आप इधर से इधर आओ कि इधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर पहुंचो, डिस्प्लेसमेंट का टाइम पे आपका यही होगा, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल AC का वैल्यू मैंने कैसे निकाला था? पाइथागोरस से 4² + 3² इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो और स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन में अगर आपका ए पोजीशन ए है, पोजीशन ए में ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में चल के ये बी पॉइंट पे पहुंचा,
तो बी पॉइंट पे पहुंचने से कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर होने से डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। एंड ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ था, इसलिए ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है स्ट्रेट लाइन में, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर। तो क्या देख पा रहा हूं मैं इस केस में, 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में मैंने क्या देखा, इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस आइदर बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, नहीं तो इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीज लेके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, जो एपिसोड नंबर 3 बन जाएगी। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय, फिर मिलते हैं।